नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुड़की लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा ने अपने आईटी सेल और नमो ऐप को अलर्ट कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय में नमो ऐप संयोजकों की बैठक की गई। मौके पर नमो ऐप विभाग के प्रदेश संयोजक अनूप सिंह ने कहा, भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए बनाए जा रहे घोषणा पत्र में नमो ऐप के माध्यम से आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है। सोशल मीडिया को भी अलर्ट पर रखा गया है। नमो ऐप के माध्यम से आम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर, चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, किसी तरीके की कोई भी हिंसात्मक गतिविधि अगर होते हुए नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस उस पर एक्शन ले। इस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की गई है नमो ऐप के माध्यम से, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी साइबर पुलिस की रखी जा रही है। एक संयुक्त बैठक हमारी रखी गई थी। हमारे देहरादून से अनूप जी जो हमारे नमो ऐप के संयोजक है, आज उन्होंने बैठक ली है। पूरे हमारे जो 6 मंडल हैं उन 6 मंडलों की ये बैठक थी। जिला रुड़की की ये बैठक बुलाई गई थी क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है और लोकसभा का बिगुल जो है वो कल से बज चुका है। पहले चरण में लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ होना है और पांचों की पांचों सीटें 5 कमल हमें माननीय मोदी जी को देने हैं। उसके लिए ही ये आज बैठक बुलाई गई थी। जो हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किस तरीके से हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसी के हमें आज बताने के लिए यहाँ माननीय अनूप जी आए थे नमो ऐप की। और उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें, ये सीट पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र भंडारी की बात करें तो वो हरीश रावत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से 2 बार और निर्दलीय 1 बार बद्रीनाथ से सीट से चुनाव भी जीता है। अब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को यह बड़ा झटका उत्तराखंड में लगा है, जहां पर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भंडारी कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सीट पौड़ी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र भंडारी ने अब पार्टी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही थी, सीटों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में तनाव भी देखने को मिल रहा था। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कई बड़े चेहरे आ रहे थे सामने जिनको कांग्रेस उतार सकती है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई थी, इसी बीच राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरती है और जनता के बीच पहुंचकर अपने मुद्दों को उठाती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों में जद्दोजहद है। जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 2 पार्टियों के बीच में होना है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है और वहां पर कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति बनाने में हुई है। तमाम मुद्दे उत्तराखंड को लेकर उठाए जा रहे थे, चाहे अंकिता भंडारी हो, पेपर लीक का मामला हो, महंगाई, बेरोजगारी का मामला कांग्रेस पहले से उठाती आ रही है। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके अपने ही पार्टी में हो रही गुटबाजी को, नाराजगी को वो नहीं संभाल पाई है, जिसकी वजह से ये बड़ा झटका कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में लगा है। राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पौड़ी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में आती है उनकी सीट। यहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हैं
और अब देखना होगा आगे भारतीय जनता पार्टी में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है और किस तरीके से वो पार्टी को एक नए मुकाम पर पहुंचाते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बयार है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में उथल-पुथल मची हुई है। लगातार कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी कड़ी में टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दे दिया। आपको बता दें कि साल 2022 में बीजेपी छोड़कर नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में भाजपा विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी राजीव शर्मा ने कहा कि देश का नाम दुनिया में चमकाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता का पूरा रुझान लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत लोकसभा में पहुंचेंगे। भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और जहां पर विधानसभा प्रभारी ने ये नया कार्यालय खोला है और यहां पर बीजेपी की जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या करवत निवेदन है स्वामी रक्षक मेरे अपने। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां पर उन्होंने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने से पहले अजय भट्ट ने पूजा अर्चना की। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी हल्द्वानी पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। उधम सिंह नगर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और यहां पर उन्होंने चुनाव को लेकर दम भरा कि इस बार लोकसभा सीट में वो अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने राजनीतिक करियर को लेकर काफी दिलचस्प जवाब दे रहे हैं। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा, इस वनवास के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने सीएम कार्यकाल के चौथे साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से वो बीजेपी में मानो साइडलाइन हो गए थे। अब फिर से उन्हें हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। ऐसे में उनका कहना है कि ये जो समय बीता है ये उनके लिए वनवास का था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वनवास के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हम वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में। उत्तराखंड सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी वहां पर ट्रेनिंग देंगे और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए गुर सिखाएंगे।
पंजाब के बाद उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि अब जनपद में नशे की खेती का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जनपद पुलिस को एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दिनेशपुर क्षेत्र में एक खेती में अवैध अफीम की खेती को पकड़ा, जहां से पुलिस ने अफीम के डोडे की भारी मात्रा में पौधा बरामद किया, जिसका वजन 76 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिले में ये एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार अफीम की खेती पकड़ी गई है। पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया हुआ है। नशा मुक्त देवभूमि को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट पर है। जहां भी पुलिस को नशा तस्करों के बारे में सूचना मिलती है, पुलिस वहां पर दबिश के लिए पहुंचती है। इसमें क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ऑलरेडी जो है नशीले पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों पर पुलिस ऑलरेडी चेकिंग और सघन कार्रवाई इसमें कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता हमें मिली है, जिसमें थाना दिनेशपुर में 507 स्क्वायर फीट में अफीम की खेती हो रही थी और उसकी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो मौके पर जाकर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें से एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे गंगनहर पुलिस को सूचना मिली थी कि सोहलपुर गाड़ा गांव स्थित एक खेत में गौकशी हो रही है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, लेकिन देखते ही देखते गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम घोषित होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसको लेकर जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने अधिकारियों की बैठक लेकर सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा, जिले में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कोई कमी न रह जाए। साथ ही कहा, आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक भाग गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। एक मजदूर की इस हादसे में मौके पर मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बताया गया कि अभी 2 पेशेंट आने वाले हैं, तो उनमें से एक पेशेंट तो अभी हमारे पास पहुंच गए थे पहले, तो जिनको जो मिट्टी में दबे बताए गए थे, साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं। एग्जामिन में करके देखा, तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था हमारे पास। जो दूसरे वाले को रेफर कर रहे हैं? नहीं, दूसरे वाले को रेफर नहीं करेंगे। जो पहले वाला था उसको रेफर करेंगे, दूसरे वाले को तो भाई हम उनकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे पुलिस वालों को। पुलिस वाले देखते हैं क्या कर। देहरादून अल्मोड़ा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बागेश्वर के रहने वाले पुलिस जवान साल 2012 में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की जांच में जुट गई। खून से लथपथ सिपाही का शव पुलिस को बरामद हुआ था। सर, ये क्या घटना हुई है आपके द्वारा, क्या जा रहा है? देखिए, हमारे ये पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल है सुंदर, जिसको गोली लगी है। तो गोली अब किस कारण से लगी, क्या वजह, इसकी हम जांच कर रहे हैं। फिलहाल अभी इसको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ इसको घोषित कर दिया गया है। अभी पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, परिजनों का हम वेट कर रहे हैं। उसको पंचनामा भरा के फिर पोस्टमार्टम करा के जो भी होगा वो उसमें रिचुअल्स करेंगे हम लोग। बाकी क्या कारण है, क्या वजह है, किस कारण से, उसकी भी जाँच की जाए। उत्तराखंड में अब एक बार फिर से पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। नैनीताल में भी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर के पर्यटन कारोबार में उत्साह दिखाई दे रहा है। पर्यटकों की भीड़ से बाजार गुलजार होते नजर आ रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होते ही नैनीताल के उत्साह
नाविकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के नाविक जोर शोर से नाव निर्माण की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। ये है इधर को हमें एक तो काम कम है, इधर को फर्स्ट ज़मीन तो ये है हल्का काम है, और दूसरा ऐसा है ये मौसम जो है हमारा जो है बोट बनाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, कभी मौसम साथ तो कभी उसमें जो है इसमें लकड़ी को जो है हमारा नुकसान कम होता है। और टाइम हम जैसे कि और टाइम में करें जैसे अगस्त में या सितंबर में इस अगस्त में इसमें जिसमें उसमें धूप तेज़ी होती है उसमें बोट की लकड़ी फटने का हमारा डर रहता है, तो इसलिए ये काम ज़्यादातर इसी महीने में होता है सर। ये हम ज़्यादातर जनवरी से ये फरवरी से लेके इधर मार्च अप्रैल तक 2-3 महीना काम ये पूरा रहता ही है। उनकी लकड़ी जो है इसलिए महत्व की आती है, एक तो नंबर एक तो वो हल्की होती है सूखने के बाद कुछ हल्की है, और दूसरा जो है बैंड हो जाती है पूरी नाव बनाने के लिए, बैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहती है। ये जो हमारी ये बोटें हैं ये पानी में चलती हैं, इसमें लोहा का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि लोहा जो है जल्दी जंग पकड़ जाता है, और जो कॉपर जो होता है तांबा जो होता है ये इसमें जंग नहीं होता है। जंग नहीं होने के कारण इसमें लकड़ी जो है सेफ रहती है। ये जो डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए हमारे इसमें जैसे प्रोटीन है, साल की राल लगती है, उसमें ये आपको अलसी का तेल मिक्स करके हम उसको बनाते हैं। रहता है आदमी को एक आस रहती है कि साल में अपना जो है साल में जो एक बार सीज़न चलता है गर्मियों का, उसमें आस रहती है कि घर की स्थिति की जो थोड़ा बहुत रहती है उसकी संतुलन बना रह करके, तो उस बीच में उससे 1-2 महीने पहले ही ये बोटें निकाली जाती हैं जो उसमें टूट फूट होती है, या जाड़ों में जो बरसातों में हवा में जो डूब जाती हैं या हवा तूफान से नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत इस बीच में कराई जाती है, तो गर्मियों में ताकि कुछ नुकसान ना हो। ये तो अच्छी रहती है, हर किसी की आस रहती है कि सीज़न अच्छा जाए, हर किसी का, हम भी चाहते हैं कि सीज़न हर किसी का अच्छा जाए, तो भरण पोषण और परिवार जो है अच्छे से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो है उसका सहयोग मिल सके। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बैठक में मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने कहा है 5 सालों का रोड मैप प्लान करें। बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने बैठक में अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि 5 सालों का रोड मैप प्लान तैयार करें, 100 दिन का एजेंडा तैयार करें। मोदी कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को यह सलाह दी है 100 दिन का एजेंडा तैयार करें और साथ ही साथ 5 सालों का रोड मैप प्लान तैयार करें कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का विकास किया जाएगा, किस तरीके से जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाएगा, 5 सालों में किन किन क्षेत्रों में विकास हो सकता है, अपने क्षेत्र में किन किन चीजों की जरूरत है, इन सभी चीजों को लेकर रोड मैप प्लान तैयार करें, 100 दिन का एजेंडा तैयार करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां पर पलनाडु जिले में एक भव्य रैली को संबोधित किया। कई साल बाद ये पहला मौका है जब आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों की इस तरह की पहली सार्वजनिक रैली हो रही है। इस रैली में पीएम मोदी के साथ टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश में एनडीए की ये बड़ी रैली हुई। इस रैली के जरिए दम दिखाने की कोशिश एनडीए सरकार ने की है। आंध्र प्रदेश में एक मंच पर पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू आए हैं। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी इस रैली में मौजूद रहे और तमाम जो उत्साह इस रैली को देखकर जनता का देखने को मिला है। जन सैलाब इस रैली में उमड़ा है। चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच साझा करते हुए आंध्र प्रदेश में नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज समाप्त हो गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने झंडा और पोस्टर लेकर पार्क में पहुंचे। प्रियंका गांधी ने धारावी से शिवाजी पार्क तक रैली की। राहुल गांधी आज शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने जीरो ग्राउंड से जायजा लिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की ओर से, और इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए।
नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंची है, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया है। आम आदमी पार्टी सहित ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित जो तमाम गठबंधन की पार्टियां कार्यकर्ता हैं, वो शिवाजी मैदान पहुंच रहे हैं। ठीक मेरे पीछे तस्वीर दिखाऊं तो ये मंच लगा है, जहां पर मल्लिका खड़से, अर्जुन, राहुल गांधी, प्रियंका के अलावा महाराष्ट्र के गठबंधन के वो तमाम नेता होंगे। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते होंगे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शिवाजी पार्क पहुंचे हैं, जहां पर राहुल गांधी शाम 6 बजे सभा का संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और महाराष्ट्र के धुले में पहुंचे और धुले के बाद वो भिवंडी ठाणे होते हुए आज मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे हैं, जहां वह सभा को संबोधित करने के बाद महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे पर भी आखिरी फैसला लेंगे। टीवी 27 न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।